ये क्या होगा? सर मैंने करेक्ट 11:35 को सेंड किया था। मुझे 11:42 पे रिसीव हुआ। सर मेरे फोन में तो 11:35 ही टाइम है। हाँ क्या? यस सर, मैं स्क्रीनशॉट सेंड करूँ क्या? हाँ। ठीक है सर, मैं करती हूँ सेंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू करना है ना आज? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1। फर्स्ट पार्ट है ना। पार्ट 1 तुम लोग को 11th में है, और पार्ट 2 जो है गॉस लॉ वो 12th में, बराबर? ऐसा ही है ना? हाँ सर। जो नीट वाले हैं पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जो सीईटी वाले हैं उनको पार्ट 1 1 या 2 क्वेश्चन मान के चलो, है ना। नीट वालों ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक? बोलो जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, है ना। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, और स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। देन इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम। कूलम। ओके। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू कितना कूलम? 1.6 into 10 to the power minus 19। 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। एक कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। 1/1.6 into 10 raised to minus 19. 1/1.6 into 10 raised to minus 19, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा, इसका वैल्यू ध्यान में रखना, 6 into 10 raised to 18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको ध्यान में रखना। 6 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ओके। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी, एडिटिव इन नेचर होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिव इन नेचर? चार्जेस का डायरेक्ट एडिशन होता है, यानी एल्जेब्रिक एडिशन होता है ना। अगर सपोज कोई भी एक सरफेस पे 3 चार्जेस हैं, 5 कूलम माइनस 3 कूलम एंड 2 कूलम, तो नेट चार्ज जो हो जाएगा 5 माइनस 3 2 प्लस 2 यानी 4 कूलम। सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एडिटिव प्रॉपर्टी, है ना, जहां पे एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस होता है। ओके। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? बोलो इस प्रॉपर्टी का मतलब। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस व्हाट? हाँ सिद्धि। सिद्धि, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब? रचिता? सर नहीं पता। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्जेस, टोटल चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। Q इज इक्वल्स टू N इंटू E, फॉर्मूला पढ़ा होगा। पढ़ा है क्या? यस सर। है ना। चार्जेस ऑलवेज एग्जिस्ट एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। N का वैल्यू प्लस माइनस 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना। कभी ऐसा नहीं होगा 1.5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इट इज द स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, जो हम लोग आज की तारीख में, आज तक तो ऐसा अज्यूम करते हैं, है ना। उसके बाद उसके भी नीचे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी आ गए हैं, क्वार्क्स जैसे एग्जांपल है। बट अभी आज की तारीख में अपन लोग प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को
सबसे छोटे पार्टिकल अज्यूम करते हैं जिनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर में हो सकते हैं डिवाइड, यू नेवर नो, आज की तारीख में नहीं हो सकते। तो Q इक्वल्स टू N इंटू E इज द फॉर्मूला, है ना। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज जो हो जाएगा वो हो जाएगा N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6। दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब Charge can neither be created nor be destroyed. it cannot be created nor be destroyed, it can just be transferred from one system or one body to another body. Okay. Like charges attract each other या repel each other? Repel. Like charges repel each other, unlike charges attracted each other. And fourth is charge is invariant in nature. Invariant. What do you mean by invariant? चार्जेस इनवेरिएंट होते हैं मतलब क्या? यस, इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? उनकी वैरायटी ड्यू टू वैरायटी, वैरायटी नहीं है, इनकी वैरायटी नहीं है, उसको इनवेरिएंट बोलते हैं क्या? इंग्लिश का शब्द लग रहा है। इनवेरिएंट का मतलब होता है चार्ज का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर चेंज भी हो जाता है तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चार्ज को देखो, उसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक तो ये है, और सिंपल लैंग्वेज में समझना है अगर, तो आइंस्टाइन ने जैसे एक फॉर्मूला आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था मास के लिए कि m is equals to m naught divided by under root of 1 minus v square by c square। पढ़ा है क्या फॉर्मूला? सुना है क्या कभी? yes sir, है ना। आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर एनी बॉडी विच इज मूविंग विथ अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट, अगर c के आसपास विच इज स्पीड ऑफ लाइट है और हमारी बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी v है, अगर कोई बॉडी की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास हो जाए तो उसका रेस्ट मास, दिस इज रेस्ट मास, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, है ना। अगर v की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये फ्रैक्शन डिक्रीज होगा, सॉरी ये v की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये फ्रैक्शन इंक्रीज होगा, और ये फ्रैक्शन के आगे नेगेटिव साइन लगी है जिसके कारण हमारा डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा। डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो ये पूरा फ्रैक्शन इंक्रीज होगा, यानी कि मास की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो आइंस्टाइन ने कहा कि अगर वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास हो जाए तो मास इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो मास इज वेरिएंट, बट चार्ज के साथ ऐसा कोई केस नहीं है। किसी भी स्पीड पे चार्ज को मूव करा लो, कहीं भी लेके चले आओ चार्ज को, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ओके, ये मतलब होता है चार्ज इज इनवेरिएंट, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज चार्ज इज ट्रांसफरेबल। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग वेज हैं। फ्रिक्शन जैसे पढ़ा होगा, कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक किसी भी बुक में तो फ्रिक्शन से स्टार्ट होता है। तो फ्रिक्शनल करंट, इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्रिक्शन के कारण, कंडक्शन के कारण, कन्वेक्शन के कारण, रेडिएशन नहीं है इसमें, हाँ कंडक्शन, कन्वेक्शन और फ्रिक्शन, इन इसके कारण चार्जेस ट्रांसफर हो सकते हैं। सिक्स्थ वाला अगेन इंपॉर्टेंट, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अगर कहीं पे तुमको चार्ज दिख रहा है मतलब कंपलसरी वहां पे मास है, बिना मास के चार्ज एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता, भले ही बहुत कम हो, भले ही इलेक्ट्रॉन हो, है ना, 9.1 × 10⁻³ kg। बट अगर चार्ज है तो मास है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मास है तो चार्ज होना जरूरी है। तो अ चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट अ चार्ज। क्लियर है? बिना चार्ज का मास हो सकता है, बट बिना मास का चार्ज नहीं हो सकता। ओके, क्लियर है? सेवेंथ वाला पॉइंट है हाँ कि सर, हो गया, यहां तक लिख लिया सबने? ये हो गया क्या? बढ़े क्या आगे? नेक्स्ट वाला पॉइंट है कि अगर इलेक्ट्रॉन yes,
रेस्ट पे होता है, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। चार्ज अगर रेस्ट पे है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज तुम्हारा कांस्टेंट वेलोसिटी से यानी कांस्टेंट मोशन यानी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसमें एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन भी हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करेगा, ईएम वेव्स। और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण तुम्हारा रदरफोर्ड मॉडल जो थे वो उसका ड्रॉबैक है क्योंकि रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। अगर सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन पे एक्सेलरेशन लग रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और जिसके कारण अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, जिसके कारण क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करना शुरू कर देगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपनी एमिट करना, रेडिएट करना शुरू करना चाहिए, जिसके कारण उसकी खुद की एनर्जी डिक्रीज होगी। और जब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, अब अगर एनर्जी डिक्रीज होगी तो रेडियस कम होगा, रेडियस कम होगा तो धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चले जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, जिसके कारण बाद में बोर आया और बोर ने बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऑर्बिट जो है वो क्वांटाइज्ड एनर्जी वाले हैं। समझ में आया? तो क्वांटाइजेशन का शब्द वहां भी यूज होता है ऑर्बिट के लिए, कि ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, वो फिक्स्ड है। और उसमें भी आगे बता देता हूं मैं, केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा या पढ़ोगे, कि उसने बोला था कि वो ऑर्बिट वही वाले ऑर्बिट हो सकते हैं जिन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π हो। पढ़ा है क्या ऐसा कुछ? Yes, हाँ sir. तो क्वांटाइज वैसे ही हो सकते हैं जिनका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π हो, और पता नहीं h/2π को ऐसा भी लिखा जाता है, कटा हुआ h/2π के लिए ऐसा भी सिंबल है, कटा हुआ h जिसको बोलते हैं। क्लियर? तो ये ऊपर के 3 अपने फिजिक्स के हैं, ये काम के, कि कब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉपर्टीज। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, विच इज पहला टॉपिक जो कि पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 इस पे बेस्ड है, कूलम्स लॉ, COULOMBS, कूलम्स लॉ। शुरू करो, क्या होता है कूलम्स लॉ? बोलो। हाँ सिद्धि। सिद्धि है क्या लेक्चर में बेटा? कितना टाइम लगाती है? सर सिद्धि नहीं है। कहाँ गई वो? क्या हुआ? नहीं पता सर। ठीक, बोलो साक्षी, कूलम्स लॉ क्या है? F is equal to 1/4 pi फॉर्मूला epsilon है वो, naught. लॉ क्या है? The force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them. ठीक, वो सिद्धि को फोन लगाना, तो Yes. टेस्ट पेपर तो दिया है उसने। सो कूलम ने कहा 2 point charges separated by a distance exerts a force which is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to a square of the distance between them. कंबाइन किया तो Q1 Q2 by R square आ गया। प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करके हमने K से डिनोट किया, तो K Q1 Q2 by R square हो गया, वेयर K का वैल्यू आया है 1/4 pi epsilon naught, ये एक्सपेरिमेंट के बाद आया है, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। यूनिट इसका ध्यान में रखना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कि यहीं पे रहेगा, F R square LHS में चले जाएगा, Q × Q डिनोमिनेटर में आ जाएगा LHS के, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर।
क्लियर है क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर, ये के की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसका यूनिट के का उल्टा होता है। तो अगर के का ध्यान में रह जाता है तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, है ना। के का फॉर्मूले से याद करना, एप्सिलॉन नॉट के का उल्टा कर लेना, और ये पूछा जाता है, याद करने की जरूरत नहीं है। अगर यहां तक पहुंच गए तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हो, उसका दिक्कत नहीं है। सिद्धि किधर घूम रही है? हेलो हेलो, सिद्धि आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. किधर थी? Sir, time नहीं देखा। हाँ क्या? Sir, time नहीं देखा था मैंने। तो भी तो 12:10 हो गया। Yes. तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई, ये के की वैल्यू हो गई। अच्छा, एक टर्म और सुना होगा जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सुना है क्या? Yes, sir. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको के से डिनोट करते हैं। ये वाला के और ये वाला जो के है इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, ये अलग से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को डिनोट करने के लिए हमने के यूज किया है, तो कोई रिलेशन नहीं है, कंफ्यूज मत होना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली होता क्या है कि ये होता है तुम्हारी रिलेटिव परमिटिविटी, यानी परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी। उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। यानी कि मीडियम की परमिटिविटी को लिख सकते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ अ रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। ओके, जिसके कारण हमारा नया वाला जो है वो फॉर्मूला हो जाता है F इज इक्वल्स टू मीडियम के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर या के, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, परमिटिविटी के बारे में कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 81 फॉर वाटर होता है विच इज हाईएस्ट, 0 होता है कंडक्टर के लिए, इनफाइनाइट होता है इंसुलेटर के लिए, 1 होता है एयर या वैक्यूम के लिए, एयर एंड वैक्यूम के लिए। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एयर और वैक्यूम में बताओ कौन ज्यादा है, तो 1 होता है एक्चुअली वैक्यूम के लिए, और 1 से थोड़ा सा ज्यादा यानी x टेंड्स टू 1+, जिसको मैथ्स आता है उनको समझेगा व्हाट डू मीन बाय 1+, 1 से थोड़ा सा ज्यादा ये होता है एयर के लिए, क्योंकि एयर में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, इसलिए वो 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए x टेंड्स टू 1+ है। और एग्जैक्टली 1 इज फॉर वैक्यूम। तो ये क्वेश्चन आएगा मेरे ख्याल से, अपन आगे करेंगे कि वैक्यूम और एयर में से किसकी परमिटिविटी सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। तो एयर का ज्यादा होता है वैक्यूम से, ध्यान में रखना अगर पूछे तो, हालांकि अपन उसको न्यूमेरिकली में इक्वल मानते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ इन दोनों को अगर कंपेयर करें कि ये है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूले को अगर कंपेयर करेंगे तो हमको पता चलता है कि मीडियम में जो फोर्स होता है वो होता है फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के का वैल्यू या एप्सिलॉन आर भी बोल सकते हो, जिसको एप्सिलॉन आर से लिख रहे हैं अपन। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा एयर या वैक्यूम में होगा। वैक्यूम के अलावा तुम किसी भी दूसरे मीडियम में जाते हो तो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज डिक्रीज होगा, हमेशा कम होगा, और वो डिक्रीज होगा 1 बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स। ठीक है, फसिया समझ गए यहां तक? Yes, sir. हो गया क्या, लिख लिया? Yes, sir. अच्छा, इसी में क्वेश्चन आता है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बताओ क्या है। तो वेक्टर फॉर्म हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये भी लिख लेना,
आर कैप डायरेक्शन बताएगा कि इस डायरेक्शन की बात कर रहे हो या इस डायरेक्शन की बात कर रहे हो, तो ये आर कैप हो जाएगा। कभी कभार ऐसा भी ऑप्शन दिया रहता है, तो ये भी पता होना चाहिए कि 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू आर बार, क्योंकि आर कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर है, वो उसका मतलब होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आर कैप को रिप्लेस कर दिया आर बार डिवाइडेड बाय आर, तो इसलिए डिनोमिनेटर में आर क्यूब आ गया है, बट ऊपर फिर आर बार है, वैल्यू सेम आएगी, बट ये रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर फॉर्म का। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. हो गया। बाबूलाल आर्यन आए क्या दोनों? हाँ सर। ठीक है, आगे। फिर एक प्रिंसिपल होता है जिसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर कोई चार्ज है Q0 और यहाँ पे चार्जेस है Q1 Q2 Q3, सपोज सब पॉजिटिव हैं, Q1 वाला इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, Q2 वाला इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और Q3 वाला इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। सो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस Q0? तो नेट फोर्स ऑन Q0 इज वेक्टर एडिशन होता है, अलजेब्रिक एडिशन नहीं होता है, और ये वेक्टर एडिशन होने के कारण इस प्रिंसिपल को नाम दिया गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो दिस इज फोर्स बिकॉज ऑफ 1, फोर्स ऑन 0 बिकॉज ऑफ 1 प्लस फोर्स ऑन 0 बिकॉज ऑफ 2 प्लस फोर्स ऑन 0 बिकॉज ऑफ 3। दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। अगर n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो इन सबका एडिशन हो जाएगा। क्लियर है? वेक्टर एडिशन होता है, दिस इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। डन? देख लिया? Yes, sir. नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहला पॉइंट सबको पता होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी एक रॉड है और उसके ऊपर टोटल चार्जेस हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं लैम्डा से, एंड दिस लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ, बराबर। क्लियर है? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर। दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, डिनोटेड बाय सिग्मा, ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया, यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। थर्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डिनोटेड बाय रो, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट है कूलम पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना, 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर? यहां तक हो गया? फसिया टेस्ट कैसा था? फसिया है क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही। अर्चिता टेस्ट कैसा था? अच्छा था सर। तो सिंपल था, टफ था? सिंपल था पर टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम आया। सिद्धि? सिद्धि? साक्षी सिंपल था, टफ था? Easy था sir. राइट, शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 1, स्क्रीनशॉट लेते जाना। किसने तो मांगा था ना, क्या चाहिए था? पीडीएफ चाहिए था किसी को? तुम्हारी बैच में से किसी को चाहिए था? नहीं। सर नेट स्लो है, पेपर अच्छा था।
फर्स्ट वाला, टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स A and B of exactly equal mass M and M are taken. A has a positive charge of plus Q coulomb and B has an equal negative charge. If MA and MB are the masses of A and B after charging, then बोलो किसका मास ज्यादा होगा या दोनों का सेम होगा? यस, ए वाला क्या बोल रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? ए वाला पॉजिटिव है, बी वाला क्या है, नेगेटिव। तो किसका मास ज्यादा होगा, ए का या बी का? बी का। सेम। सेम, बी का। ठीक, मुझे बताओ नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। और Na+ का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब कुछ निकलता है तो मास कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मास कम हो जाएगा। और इसी में अगर क्लोरीन माइनस लेके आता हूं तो इसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड अप हुआ है। अब बताओ बी नेगेटिव है तो बी का मास ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? हाँ। तो आंसर इज ऑप्शन बी, मास ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ ए। रुचिता समझा सर। डन। Question number 2. Yes, sir. When a piece of polythene is rubbed with wool, a charge of -4 into 10⁻⁻7 coulomb is developed on the polythene. What is the number of electrons transferred from wool to polythene? कितने number of electrons transfer हुए हैं अगर पॉलीथीन के ऊपर इतना एक्स्ट्रा चार्ज आ गया है? तो हमको पता है दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ के समझना चाहिए कि टोटल चार्ज जो आ गया है पॉलीथीन पे वो आ गया 4 into 10⁻⁷। निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए होंगे और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये होती है, यानी n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 into 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 1.6 into 10⁻⁻19। तो दिस इज 1632 और 2 times 2.5 times 2.5 into 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 26। अच्छा ये -7 था, तो -7 होने के कारण ये ऊपर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो कितना बचेगा, 12। सो आंसर इज 2.5 into 10⁻12। क्लियर है? Yes, sir. आई गया, समझा? यस सर। आई गया, बात हुई क्या? हाँ सर, वो अटेंड करने वाली। तेरा गला खराब हो गया क्या कोरोना? नहीं, सिर्फ तबीयत खराब है थोड़ी। टेस्ट करवाया क्या? नहीं नहीं। घर पे आके टेस्ट करके जाएंगे ना, वो टेस्ट करवा लेना। क्यों रिस्क ले रही है? हाँ। वो लेके जाते हैं सैंपल। क्वेश्चन नंबर 3, घर पे और किसी को हुआ है क्या? नहीं, सिर्फ मेरे को ही है। बाहर गई थी क्या कहीं? नहीं, घर पे ही रहते हो। डॉक्टर को दिखा पहले तो, नहीं टेस्ट कराना है। घर पे अगर बाहर नहीं गई है, घर पे किसी को नहीं हुआ है तो फिर ठीक है, डॉक्टर को दिखा दे। Some charged particles separated by a distance of 1 meter in vacuum carry smallest negative charge. What is the electrostatic force between them? दो चार्जेस हैं, दोनों स्मॉलेस्ट नेगेटिव हैं। अगर स्मॉलेस्ट नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों कौन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन। और दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ है, हमको निकालना है दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। तो F इज इक्वल्स टू K इंटू Q1 इंटू Q2, दोनों इलेक्ट्रॉन है,
स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 इंटू 1.6 यानी 2.56 इंटू 10⁻² माइनस 38 प्लस 9 माइनस 29, 2.56 इंटू 9, ऑब्वियसली बात है 10 टाइम्स करते तो 25 हो जाता, उससे थोड़ा सा कम तो 23 पॉइंट समथिंग रहेगा, इंटू 10⁻² माइनस 29, एक बार शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.3 इंटू 10⁻² माइनस 28 न्यूटन। ऑप्शन देख के कर सकते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से एक था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है? Yes, sir. फसिया नेटवर्क इशू? हेलो सर मेरा ऐसे फिजा बेटा समझ रहा है? हाँ सर। बाकी सब्जेक्ट पढ़ रही है ना, केमिस्ट्री बायो? हाँ सर, पढ़ रही हूँ। अगला फोर्थ, the force between 2 point charges separated by a certain distance in air is F. If each charge is doubled and the distance between them is also doubled, then the force would be, दोनों चार्जेस को डबल किया, दोनों के बीच के डिस्टेंस को भी डबल किया है, तो हमको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है। अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों चार्जेस को डबल किया, तो ऊपर हो जाएगा 4, और डिस्टेंस को भी डबल किया, तो डिस्टेंस को डबल करने के बाद जब स्क्वायर होगा तो ये भी 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, मतलब उतना ही फोर्स रहेगा, तो आंसर बी रहेगा। क्लियर है क्या? यस सर। This is question number 4. Fifth, a charge spherical conductor of radius r carries a charge plus q. A point test charge plus q naught is placed at a distance x from the surface of the sphere. The force experienced by the test charge will be proportional to. A charge spherical conductor having radius r carries a charge plus q. A point test charge plus q naught is placed at a distance x from the surface of the sphere. The force experienced by the test charge will be proportional to. बोलो क्या आंसर होगा, कितना फोर्स एक्सपीरियंस? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी या ऑप्शन डी या ऑप्शन बी? ए और बी तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और x जो है ये सरफेस से कैलकुलेटेड है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर x सेंटर से कैलकुलेटेड होता तो 1/x² ही आता है। 1/x² x² ही आता, समझे क्या? अगर x सेंटर से होता, क्योंकि ये भला ही स्पेरिकल कंडक्टर है और मतलब कंडक्टिंग मटेरियल का है, तो चार्ज भले ही सरफेस पे आ जाते हैं, बट जब भी हम उस स्फीयर के बाहर से खड़े होके, मतलब जब भी हम इस पॉइंट पे खड़े होके देखेंगे, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि दिस चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। हमेशा याद रखना, भले ही सरफेस पे आ जाए, बट हम जब बाहर खड़े होके देखते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और सेंटर से डिस्टेंस नापा जाता है हमेशा, भले ही सरफेस पे चार्ज रहे। तो अगर इसको x दिया जाता क्वेश्चन में, तो आंसर हो जाता 1/x²। अभी भी ये x इसके बराबर ही है, दोनों के एडिशन। ओके, तो आंसर 5 इज करेक्ट। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 6, in lightning conductors the surface density of charge near the pointed end is, बोलो, in lightning conductors the surface density of charge near the pointed end. SC वर्मा है क्या किसी के पास?
सर मेरे पास है सिद्धि। सिद्धि। SC वर्मा जिसके पास भी है, नहीं है तो गूगल पे भी मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो, शायद फ्री मिलेगा। SC वर्मा में सिद्धि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक सुना होगा, वेन डी ग्राफ जनरेटर, सुना है क्या? यस वेन डी ग्राफ जनरेटर के जस्ट पहले एक टॉपिक है, जस्ट पिछले पेज पे, जिसका नाम है कोरोना डिस्चार्ज। नाम ही कोरोना है, यस सर। है ना? कोरोना डिस्चार्ज करके एक टॉपिक है, इस टॉपिक को पूरा पढ़ना, 1 से 1.5 पेज का टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है अपने, बट SC वर्मा में दिया हुआ है। कोरोना डिस्चार्ज क्या बोलता है कि अगर सपोज 2 सरफेसेस हैं, एक सरफेस ऐसा है और एक सरफेस ऐसा है, इस पे भी +Q चार्ज दिया और इस पे भी +Q चार्ज दिया, तो कोरोना डिस्चार्ज बोलता है कि यहाँ पे देखो पॉइंटेड सरफेस नहीं है, बट यहाँ पे पॉइंटेड सरफेस है, और जहां भी पॉइंटेड सरफेस होता है मैक्सिमम चार्ज उस पॉइंट एरिया पे एक्यूमुलेट होने की कोशिश करता है, और वहां से जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है पॉइंटेड सरफेस से। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं, और चार्जेस ज्यादा एक्यूमुलेट होते हैं, इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गई? हाईएस्ट हो गई। तो आंसर इज वेरी लार्ज। समझे क्या? गूगल पे भी डालोगे ना, विकिपीडिया, वहां इधर उधर मिल जाएगा तुमको कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है। तो अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ के। SC वर्मा में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, अगर वहां पढ़ सको तो पढ़ लेना। पॉइंटेड सरफेस से बहुत ज्यादा चार्जेस वहां पे एक्यूमुलेट होते हैं, और हाईएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटेड सरफेस से एमिट होती है ना, प्रोड्यूस होती है। Question number 7. The dimensional equation for the volume charge density is volume charge density. अब देखो डायमेंशनल इक्वेशन अपन को याद नहीं है, जिसको याद है अच्छी बात है, बायोलॉजी वालों को याद हो जाती है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा, मतलब Q डिवाइडेड बाय V, और एक बार ऑप्शन में चेक कर लेना, एम्पियर के फॉर्म में ऑप्शन दिया है या कूलम के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ सभी चारों ऑप्शन एम्पियर के फॉर्म में। चार्ज को हम लोग लिख सकते हैं करंट इंटू टाइम, यानी एम्पियर इंटू टाइम, और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब यानी L क्यूब। तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m⁻0 L⁻³ T⁻1 A⁻1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है क्या? यस सर। फिजा समझा? यस सर। बाबू हाँ सर समझे। क्वेश्चन नंबर 8. If the relative permittivity of the medium is 8, यानी एप्सिलॉन r की वैल्यू 8 बोल रहा है, then its absolute permittivity in terms of epsilon. तो रिलेटिव परमिटिविटी होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, या उसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट हो गया आंसर, ऑप्शन ए। ओके। 9th. Two identical metal spheres carrying charges of this and this are brought in contact, and then they are separated by a distance of 3 meters and kept in a medium of dielectric constant K. What is the electrostatic force between them? दो अलग अलग मेटेलिक स्पीयर्स थे, दोनों के ऊपर अलग अलग चार्जेस थे, दोनों को एक दूसरे के पास में लेके आया, दोनों को टच किया गया, टच करने के बाद उनको वापस सेपरेट किया, और सेपरेट करके उनको 3 मीटर के डिस्टेंस पर रख दिया उस मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। तो पूछा है बता इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बेसिक चीज समझ लो कि अगर सपोज दो आइडेंटिकल तुम्हारे स्पीयर्स हैं, ध्यान से सुनना, आइडेंटिकल स्पीयर्स हैं, इसके ऊपर सपोज चार्ज Q1 है, इसके ऊपर सपोज चार्ज Q2 है, इन दोनों को पास में लेके आए और टच कर दिया, या फिर क्वेश्चन में दिया रह सकता है एक वायर से कनेक्ट कर दिया, एक ही बात है, टच कर दो या वायर से कनेक्ट कर दो। जैसे ही टच करते हो या वायर से कनेक्ट करते हो, ये पूरा अपने आप में एक सिस्टम बन जाता है, और ये पूरा सिस्टम बनने के बाद इस पूरा सिस्टम का चार्ज हो जाता है Q1 + Q2।
अब उसके बाद तुम जैसे इस वायर को रिमूव करते हो या इन दोनों को अलग अलग करते हो, तो ये वापस दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड हो गए, यहाँ एक आ गया, यहाँ एक आ गया। और क्योंकि ये आइडेंटिकल थे, जिसके कारण ये टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इन दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो अब इसके ऊपर चार्ज रहेगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 और इसके ऊपर भी रहेगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, इक्वली टोटल चार्ज डिवाइड हो जाता है। क्लियर है क्या? हाँ, इन केस अगर ये आइडेंटिकल स्फीयर क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं तो ये क्वेश्चन बन जाता है आपका कैपेसिटर चैप्टर का। और कैपेसिटर चैप्टर में अगर किसी को याद होगा कि सपोज अगर मैं अज्यूम कर लूं इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है, वो अपन पढ़ेंगे कैपेसिटर आगे कि दोनों का अलग अलग रेडियस है। तो कैपेसिटर चैप्टर में एक टॉपिक होता है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर, जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, जिसका यूज करके हमने अगर अर्थ के साइज का कैपेसिटर फॉर्म करते हैं तो भी 1 फैरेड का यूनिट हम लोग टच नहीं कर पाते हैं। अगर मुझे 1 फैरेड ऑफ कैपेसिटेंस का कैपेसिटर बनाना है तो मेरा अर्थ से 1000 टाइम्स बड़ा स्फीयर मुझे लगेगा, है ना। उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं, C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। यहां से हमको पता चलता है कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, और हमको ये भी पता है Q इज इक्वल्स टू C इंटू V होता है, यानी चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होता है, यानी कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो गया। यानी अगर R1 का रेडियस ज्यादा है तो इसके ऊपर ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होगा, फिर ये चार्ज इक्वली डिवाइड नहीं होगा, फिर ये इनके रेडियस के अकॉर्डिंगली डिवाइड होगा। यानी कि अगर इस पे मैं पूछूं कि नया वाला इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, तो नया वाला चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर टोटल चार्ज इनटू इसका रेडियस डिवाइडेड बाय टोटल रेडियस R1 प्लस R2। एंड सिमिलरली इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज मल्टीप्लाई बाय इसका रेडियस डिवाइड बाय टोटल रेडियस। समझ गए क्या? यस सर। सब कुछ क्लियर हो गया, कनेक्ट हो गया, कैपेसिटेंस से कैसे कलेक्ट हो रहा है। Q इज इक्वल्स टू C इंटू V। आइडेंटिकल 99% टाइम्स आइडेंटिकल दिए रहते हैं, बट अगर आइडेंटिकल नहीं दिए तो रेडियस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। हो गया, लिख लिया सबने? Yes, sir. Sir. अब Yes, sir. हमारे क्वेश्चन में दो चार्जेस थे, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। दोनों को टच किया तो सिस्टम का चार्ज कितना हो गया दोनों को ऐड होते ही 6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और बाद में दोनों को अलग अलग किया तो अब ये इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁹ और इसके ऊपर भी आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁹। और दोनों के बीच का डिस्टेंस उसने बोला है 3 मीटर। तो फोर्स निकालना है, फोर्स इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 9 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर का स्क्वायर 9 कैंसिल, तो F इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 5 कर लो तो ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10⁻⁹। ऑप्शन बी। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. बाबूलाल समझा बेटा? हाँ बाबूलाल स्लो हो रहा होगा तो बता देना ना, फास्ट कर लेंगे। हाँ सर, बता दो। टेस्ट कैसा गया? सर हार्ड था और टाइम भी कम। टाइम तो 1 घंटा था, हालांकि 45 मिनट्स ही होते हैं। हाँ मतलब वो टाइप के क्वेश्चन के लिए कम था। डन। हाँ क्वेश्चन नंबर 10। 1.5 into 10⁻19 electrons are removed from a copper plate. What is the charge on the copper plate? इतने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया, चार्ज कितना होगा? बोलो कैसे करोगे?
Q is equal to NE से. Q is equals to NE. N का वैल्यू दिया है 1.5 into 10 raised to 19 मल्टीप्लाई बाय E का वैल्यू होता है 1.6 into 10 raised to minus 19. दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो गए. 16 10 160 और 80 2.4 कूलम. पॉजिटिव या नेगेटिव? रिमूव किया इलेक्ट्रॉन्स को तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन. क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए हैं तो प्लेट अपने आप में पॉजिटिव हो जाएगी. तो प्लस 2.4 into 10 raised to 2.4 कूलम्स. नेक्स्ट. Two charged spheres separated by a distance d exert some force F on each other when they are kept in air. What is the force exerted by them if they are immersed in a liquid of dielectric constant 5 if all the other parameters are not changed? तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फोर्स की वैल्यू डिवाइड हो जाती है, तो आंसर इज बी. ठीक है, क्लियर? 12th. Two equal point charges plus q and minus q are kept in a box at a distance d. A vacuum is created in the box by evacuating the air inside the box. Then the electrostatic force between the two charges will. अच्छा, बीच में पहले एयर थी, एयर को भी निकाल दिया गया और अब वैक्यूम क्रिएट कर दिया है. तुमसे पूछा है बताओ फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. तो पहले एयर थी, एयर को जब हटाते हो, वैक्यूम बनाते हो, तो तुम उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी तुमने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को कम कर दिया है, और वैल्यू को कम कर दिया यानी तुम्हारा फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, और हाईएस्ट वैक्यूम में होता है, इसलिए आंसर इज इंक्रीज. ठीक है. 13. 2.2 particles having charges q1 and q2 exert a force F on each other when they are separated at a certain distance. What will be the force between them if the distance between them is reduced to half and charges on each particle is doubled? Distance को आधा किया तो r square by 4 हो जाएगा and the charge on each particle is doubled. तो ये 4q1 q2 हो जाएगा, यानी ये हो गया तुम्हारा 16q1 q2 by r square, और ये हो गया जिसके कारण 16 टाइम्स f. तो आंसर है डी. ठीक है, क्लियर? Yes, sir. 4 charges each of 4 microcoulomb are placed along the x-axis at x equals to 0, x equals to 2, x equals to 4, x equals to 6. What is the net coulomb force acting on the charge situated at x equals to 2 centimeter? तो x equals to 0, x equals to 2, x equals to 4 और x equals to 6, इन तीनों पे 4 माइक्रो 4 माइक्रो 4 माइक्रो 4 माइक्रो चार्जेस रखे हुए हैं. ये वाला इस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करेगा, इन द सेम वे 4 वाला भी इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करेगा. दोनों पे चार्जेस सेम, दोनों का डिस्टेंस सेम, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. इन दोनों के कारण नेट फोर्स 0 हो जाएगा, यानी एक्चुअल में जो नेट फोर्स आ रहा है 2 पे बिकॉज ऑफ 6 ही आ रहा है. तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा 9 into 10 raised to 9 into 4 into 4 16 माइक्रो माइक्रो माइनस 12 डिवाइड बाय डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? 4, और सेंटीमीटर में तो स्क्वायर 16 into 10 raised to minus 4, 16 से 16 गया यानी 9 into 10 raised to minus 3 1 यानी 90 हो गया आंसर. आर्यन? हाँ सर, समझे. फिजा समझा? हाँ सर. फिजा फसिया? हाँ, हाँ sir. सर. हो गया बड़े?
क्या हो गया? फिफ्टीन करो सॉल्व। कल क्या का टेस्ट है? वेक्टर्स। वेक्टर्स। साक्षी दीपिका कहाँ है? नहीं पता सर। टेस्ट भी नहीं दिया उसने। तुम्हारी फ्रेंड नहीं रही क्या अब? है पर कांटेक्ट नहीं होता। नहीं वही पूछा, नहीं रही क्या आप? सर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कैसा, तुझे क्या समझा? अब नहीं रही क्या वो? सर मैं उससे पूछ लेती हूँ क्यों नहीं किया। बट उसके लिए रहना चाहिए ना। जान दे, करो 15 सॉल्व। वो रही नहीं तो कैसे पूछेगी उससे? है कि नहीं बाबूलाल? सर रिकॉर्ड हो रहा है क्या? आप भी टाइम पास कर। मैं क्या टाइम पास कर रहा हूँ, तुम लोग सॉल्व कर रहे हो। वही तो, आप हमारा टाइम पास कर रहे हैं। अरे वाह, करो ना 15। ऑप्शन डी। डिक्रीज बाय 1%। 1 न्यूटन से। हाँ ठीक है ना, वो यूनिट के डिक्रीज बाय 1 न्यूटन। अच्छा, 2 point charges plus Q1 and plus Q2 repel each other with a force of 100 Newton. Q1 is increased by 10% and Q2 is decreased by 10%. What is the change in the force of repulsion between them if they are kept at their original position? ठीक, देखो भाई, और किसी का आया क्या? वसीयर, आंसर आ रहे हैं क्या बेटा? हाँ सर, ये वाला नहीं आया। Q1 को इंक्रीज किया 10% से तो वो 1.1 Q1 हो जाएगा, और Q2 को डिक्रीज किया 10% से तो ये 0.9 Q2 हो जाएगा। डिस्टेंस डिस्टेंस सेम, रेशियो निकाला, इससे ये कैंसिल, इससे 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 कैंसिल। F डिवाइडेड बाय F डैश कितना आ गया? 1 डिवाइडेड बाय 1.9 कितना हो जाएगा? 0.99, यानी F डैश इज 0.99 टाइम्स ऑफ F, यानी 1% दिख रहा है क्या कम? तो आंसर इज ऑप्शन डी। आया क्या समझ में? अरे समझ में आया, साक्षी सिद्धि समझा। यस सर। और रचिता कल बोलना तो चाहिए था, मम्मी थी फोन पे। सर मम्मी ने ले लिया फोन। अरे बोलना तो, मतलब एक तो मेरे को आवाज नहीं आ रही थी, मेरे को लगा तू ही है, मैं भी चालू हो गया। नहीं सर, मम्मी ने पहले हेलो हेलो बोला, आपको आवाज नहीं आई। मैं, हाँ मेरा थोड़ा फोन का इश्यू है और वो ब्लूटूथ भी नहीं लगाया हुआ था, मुझे लगा तू ही है, मुझे सिर्फ रचिता सुनाई आया तो मैंने कहा ये इसका फोन है, रचिता का। सिक्सटीन्थ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम? क्या होता है यूनिट, बोलो। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। गलत है बेटा, किसने आंसर दिया हो?
ऑप्शन डी। 1 2 3 बोला यार, 1 2 3 4। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 ठीक। परमिटिविटी के का उल्टा Four. होता है, हाँ, के का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, यानी परमिटिविटी का हो जाता है कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, फिर क्या करेंगे? बट हमको ये पता है कि न्यूटन मीटर जूल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और 1 मीटर बचा, हो गया आंसर। समझे क्या? आया क्या? नेक्स्ट 17। Two bodies having charges q1 and q2 are situated 9 cm apart. They are brought in contact with each other and again kept at their original positions. If they start repelling each other with a force of 2.5 Newton, what is the final charge on each of them? करो, आएगा? नहीं आए तो बोलो। आर्यन, आर्यन उस दिन बोला था मैंने तेरे को कुछ। सर आज कॉल करना। बायोलॉजी का लेक्चर है ना आज मंडे? Yes, sir. कितने चैप्टर हो गए? 10 15 20? 8 chapters. 8। ब्लैक फंगस का क्या है नीट वालों, क्या चक्कर है? हाँ कुछ पढ़ा वड़ा क्या ब्लैक फंगस? हेलो फसिया, तो ना नीट वाले ना काम की टाइम पे ना आवाज ही नहीं आती इनकी। सिद्धि पढ़ा क्या ब्लैक फंगस क्या होता है? No, sir. तो तुम्हारे बायोलॉजी के लेक्चर में तुम पूछते नहीं हो क्या? हाँ सर, वो एक फंगस होता है जैसे क्लास म्यूकोरमाइसिस होता है, उससे ब्लाइंडनेस होती है। मैडम से पूछा क्या तूने या मन से बता रही? नहीं सर, मैंने पढ़ा। वो तो हमने भी सबने पढ़ा है। मैडम से पूछा है क्या तुमने? डिस्कशन हुआ क्या तुम्हारा लेक्चर में? तुमको सिर्फ क्या किताबी नॉलेज चाहिए क्या रे? तुम लोग को दिमाग नहीं है क्या? तुम लोग डिस्कस क्यों नहीं करते हो ऐसी चीजें? बायो के लेक्चर में डिस्कशन होना चाहिए ना उस बात का, नहीं क्या? अंदर से नहीं आता क्या कुछ नया सीखने का? किताब का तो पढ़ना ही है ना, वो तो पढ़ोगे ही ना। 5 मिनट ब्लैक फंगस के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकाल के देने का होगी तो। हाँ फसिया, अरे सुन रही है क्या? हाँ सर। नहीं तो अनअकैडमी ज्वाइन कर लेती ना, 1 साइडेड ही लेक्चर सुनने थे तो। वहां चलने देती आराम से लेक्चर बाइजू के अनअकैडमी के। फायदा क्या हुआ फिर लाइव लेक्चर सुन के पढ़ के? 2 दिन पहले का पुणे का काउंट इतना है, 360 पेशेंट थे, 367 या 68 थे ऐसे कुछ 2 दिन पहले पुणे में। समझ रहे हो क्या? लाइटली मत लेना भाई। मेरा एक फ्रेंड है जो मेरा क्लासमेट था इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसका आज सुबह मैंने पोस्ट देखा 10 बजे। वो मुंबई के किसी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का नाम याद नहीं है, उसको हॉस्पिटल वालों ने उसको ब्लैक फंगस हो गया है
हॉस्पिटल वालों ने बोला है इतना कम से कम कॉस्ट लगेगा, इतने पैसों का इंतजाम करो। समझे क्या? उसने प्रॉपर बिल डाला है फेसबुक पे और डोनेशन मांगा है कि भाई मेरे को डोनेट करो खुद के लिए 50 लाख रुपए। क्या शिवांश? हाँ सर। फिर भी कोई गारंटी नहीं है ठीक हो जाओगे, इससे अच्छा तुम मर ही जाओ फिर, अब क्या है। ठीक भी हो गए तो पूरी फैमिली भी लग गई 50 लाख रुपए, अपर मिडिल क्लास की भी हिल जाती है 50 लाख में तो। या बोलो ना यार आंसर, 17 का आंसर आया क्या किसी का? सिद्धि आया क्या? सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी गलत है। Q1 Q2 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आया। ऑप्शन सी राइट है। देखो ये तो कंफर्म है कि दोनों व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन ईच ऑफ देम पूछ रहा है, बट ऑप्शंस में एक एक ही वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तुमको समझ में आना चाहिए कि Q1 Q2 सेम है। क्या ये क्लियर है क्या? नहीं तो वो देता ना बाजू यस में सर। दूसरी वैल्यू, बट कहाँ दी ऐसी वैल्यू? इसका मतलब Q1 Q2 सेम है, और जब टच करने के बाद ये अलग अलग होंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो सपोज दोनों क्यू क्यू हो गए, या हाँ क्यू क्यू हो गए मान लेते हैं, और अब इन दोनों के बीच में 4 से 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर। सो 2.5 इज इक्वल्स टू 10 कितना 11। तो क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻11 -12। स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है 5। सर आर स्क्वायर होगा ना। जल्दी बता दिया। (81 इंटू 10⁻4 1 जा 9 जा 22.5 इंटू 10 कितना हो गया भाई? ऊपर गया 5, नीचे आया 5, ऊपर गया -5। अब सही है क्या? यस सर। ऊपर गया 5 कैसे होगा यार? ऊपर गया तो 13 होगा ना, तो नीचे आएगा तो -13 होगा, तो ये -14 हो जाएगा, तो ये -7 हो जाएगा। क्या यस बोल रहा है शिवांश? सी ऑप्शन। फिजा समझा? हाँ सर। हो गया? Yes. 18. When air is replaced by a dielectric medium of dielectric constant K, the maximum force of attraction between the two charges separated by a distance decrease, increase, remains, increase. Option A. Option A decreases K times. बराबर है क्या? या 1/K times होना चाहिए था वहां? बोलो, डिक्रीजेस K टाइम्स या डिक्रीजेस 1/K टाइम्स होना चाहिए? ये भगवान, 1/k टाइम्स। 1/K टाइम्स होना चाहिए। तो डिक्रीज के क्या काम है फिर रचिता? हो गया क्लियर?
रचिता हो गया क्लियर? सर इंक्रीज होगा ना फिर? ये बताओ। रचिता तेरे पास सपोज 100 रुपए हैं, कितने हैं? समझा सर, समझा। नहीं नहीं, तू सुन के ले। अब तेरे ऐसे बहुत लोग होंगे चुप बैठे, तेरे पास 100 रुपए हैं, मैं तेरे से कहा तेरे पास जितने पैसे हैं 100 रुपए, वो 5 टाइम्स कम हो गए, 5 टाइम्स कम हो गए, मतलब अब कितने हो गए ये भूल जा। 5 टाइम्स कम हो गए मतलब अब कितने हो गए? 20 कैसे निकाला? डिवाइड बाय 5। क्यों किया डिवाइड? कम हो गए इसलिए। कम, वो जो कम शब्द है डिक्रीज होना, मतलब डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा 5 टाइम्स इंक्रीज हो गए तो क्या करते? मल्टीप्लाई कर देते। हाँ। तो ये डिक्रीज का मतलब यहाँ डिवाइड बता रहा है, ठीक है। हाँ सर। 19th, अरे तो क्या डी भी राइट है क्या? यस सर। इंक्रीजेस 1 बाय k टाइम्स, सोचो तो। इंक्रीजेस 1 बाय k टाइम्स का मतलब क्या होगा? सेम ही होगा। सेम ही होगा। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है बच्चों। क्या टाइम्स का मतलब क्या होता है? यार मतलब इसको अब निकालोगे क्वेश्चन या नहीं निकाल पाओगे? मुझे था 100 रुपए हैं और तुमको बोला डिक्रीजेस k टाइम्स, मतलब कितने पैसे हो गए अब तुम्हारे पास? पहले का आंसर 100 बाय 100 by k, k. दूसरे वाले का आंसर 100 ही रहेगा। थर्ड का मतलब क्या होगा? 100k. इंक्रीजेस k टाइम्स तो 100k, और फोर्थ का आंसर क्या होगा? 100 by k. इंक्रीजेस 1 बाय k टाइम्स। 100 by k. 100 बाय k, तो एक्चुअल में ये दोनों सेम है, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, ठीक है। 19th, टू Option A. हाँ अच्छा सर ऑप्शन ए। कर लिया क्या? हाँ। Yes sir. कोई है क्या जिसका नहीं आया? कोई है? सर मैं नहीं आया, ओके। टू आइडेंटिकल, इंपॉर्टेंट शब्द है आइडेंटिकल। मेटल बॉल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d आर चार्ज 10 on -20, देन दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट, तो दोनों का एडिशन होगा, ये हो जाएगा -10 विथ ईच अदर एंड देन अगेन सेपरेटेड, वापस दूर दूर किया तो अब कितना हो गया? -5 -5 to the original distance d. What is the ratio of the magnitude of the forces between the two balls before and after? पहले कितना फोर्स था दोनों के बीच में? k into 10 into -20 divided by d square. अब कितना हो गया? k into -5 into -5 into divided by d square. दोनों का रेशियो जब निकालेंगे तो k d square कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा -200, नीचे हो जाएगा, पॉजिटिव कर दो, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, नीचे हो जाएगा 25, यानी आंसर हो जाएगा 8:1। क्लियर है क्या बाबूलाल? हाँ क्वेश्चन नंबर 20, यूनिट मास m, सर बी। लेंथ, टाइम, करंट एज फंडामेंटल, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला k का क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, तो परमिटिविटी का क्या होगा? कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर को लिख सकते हैं एम्पियर स्क्वायर इंटू टाइम स्क्वायर, न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, बाय सेकेंड स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये ऊपर चले जाएगा, तो ये हो गया a स्क्वायर t⁴ डिवाइड बाय m l�3, यानी हमारा आंसर हो जाएगा इसका m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁴ a⁻2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है क्या?
आया क्या बच्चों? Yes. हाँ सर 21. In the basic cesium chlorine crystal structure, BCC है ना? अरे BCC है हाँ क्या है? सर बॉडी Yes, सेंटर sir. CS प्लस सीजियम, हाईएस्ट साइज होती है सीजियम की पीरियोडिक टेबल पे. CS plus and Cl minus ions are arranged as shown in the figure. What is the net electrostatic force exerted by 8 cesium ions on the central chlorine ion? बोलो आंसर. आठों मिलके कितना फोर्स लगाएंगे? 0. 0. 0. बाय सिमेट्री सब कुछ कैंसिल हो जाएगा. सिमेट्री के हिसाब से सभी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आंसर 0 हो जाएगा. क्लियर है क्या बाबू? हाँ सर. 22. 3 charges plus 4q, q and q are placed in a straight line of length L at points distance 0, L by 2, L respectively. What should be the value of q in order to make the net force on small q to be 0? Small q के ऊपर net force 0 होना चाहिए, तो कैपिटल Q की वैल्यू कितना होना चाहिए? करोगे या करूं? अरे ट्राई करोगे? Yes, sir. करो जल्दी करो. फिजा हाँ सर आएगा बेटा सॉल्व करते. हाँ सर ट्राई कर रही हूँ. ऑप्शन ए माइनस क्यू. माइनस हाँ क्यू. सर सबका आ गया क्या? Yes, sir. कोई है? यस सर. आ गया सर. बाबूलाल. नहीं सर. बाबूलाल तेरा हमेशा का है यार, क्या चक्कर है? क्यों नहीं आया? कुछ भी नहीं पढ़ा सर क्या पता बाबूलाल? नहीं सर, नहीं आ रहा सॉल्व करना. यहाँ 0 था, यहाँ डिस्टेंस L by 2 हो गया, यहाँ डिस्टेंस L हो गया. किस पे नेट चार्ज 0 चाहिए? स्मॉल क्यू पे. 4q वाला इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन में, कैपिटल Q वाला भी एक्सर्ट करेगा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. तो इसको ABC मान लेते हैं और अभी मैं सबको पॉजिटिव मान रहा हूं. तो फोर्स ऑन C 0 होना चाहिए और C के ऊपर फोर्सेस किस किस के कारण है? A के कारण है और B के कारण है. इन दोनों के फोर्सेस का एडिशन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए. ठीक है बाबू? बाबूलाल ठीक है? हाँ सर. क्या इन दोनों में से 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल जाएगा? ए और बी दोनों सी के ऊपर एग्जर्ट कर रहे हैं तो सी का जो चार्ज है वो भी दोनों में से कॉमन निकल जाएगा. अंदर बचेगा पहला वाला ए है तो ए वाले का चार्ज डिवाइडेड बाय ए से सी का डिस्टेंस L स्क्वायर प्लस बी वाले का चार्ज डिवाइडेड बाय बी से L का डिस्टेंस L स्क्वायर बाय 4 ऊपर चले गया. ये सब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उधर जाएगा, क्यू उधर जाएगा, 0 हो जाएगा. नीचे L स्क्वायर कॉमन एलसीएम लेने के बाद उधर जाएगा, 0 हो जाएगा. यानी बचेगा 4q प्लस 4 कैपिटल Q. देयरफॉर यहां से दिखा क्या बाबूलाल? हाँ हो गया. बाबूलाल 12th में फिजिक्स का लेक्चर क्लासेस नहीं लगवाई थी क्या कहीं? सर लगवाई थी. किसके पास लगवाई थी? कौन थे वो दिग्गज?
सर लोकल क्लासेस थी, मतलब भारी क्लास में लगा। भारी क्या होता है? सर मतलब अच्छे क्लास में नहीं लगवाया था। अच्छा बड़ा कुछ नहीं होता है, पढ़ना अपन को ही होता है। देख नहीं तो फसिया को इंडिया के सेकंड थर्ड रैंक की क्लास मिल जा रही है। हाँ फसिया, हाँ सर। तेरा एग्जांपल बोल रहा हूँ उसको। इंडिया के दूसरे या तीसरे नंबर पे चल रही होगी वो आज की तारीख में। चलो टॉप 10 में होगी मान लिया। क्या मतलब है? कुछ नहीं आता। स्पेरिकल फसिया मजाक कर रहा हूँ। हाँ हाँ सर, पता है मेरे को। वो सामने वाले का ना थोड़ा उसका मोरल बूस्ट करने के लिए करना पड़ता है। हाँ हाँ। A spherical conducting shell of inner radius r1 and outer radius r2 has a charge capital Q. A charge small q is placed at the center of the shell. The surface charge density on the inner and out. देखो भाई क्या दिया है अपन को, शेल दिया हुआ है, ऐसा करके शेल है, ठीक है, जिसका इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस r2 है। r1 r2 हैज अ चार्ज प्लस q, तो इसके ऊपर शेल के ऊपर चार्ज प्लस q है। A charge minus q is placed at the center of the shell. जबरदस्ती माइनस q को सेंटर पे रखा हुआ है। The surface charge density on the inner and outer surface of the shell is. इनर पे सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, सिग्मा ए बोल देते हैं, और आउटर पे सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, सिग्मा बी बोल रहे हैं। बोलो सिग्मा ए क्या होगा? अरे बोलो बच्चों। -q/। कैसे होगा ये बताए, डायरेक्ट कैसे बताएंगे? सर उसके अंदर चार्ज -q है ना, छोटे वाले के अंदर, हाँ तो -q/ वो छोटे वाले का एरिया। 4πr1²। हाँ ठीक, तो ये बी की हो गई, ए की हो गई सॉरी, हाँ बी की। बी वाला इंपॉर्टेंट है। पॉइंट बी पे जब निकालते हैं हम लोग, तो क्या सबको याद है, हम अज्यूम करेंगे कि दिस कैपिटल क्यू इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। यस सर। तो q अपॉन 4π/ε डिस्टेंस कितना आ जाएगा? r2², और माइनस q की निकाल रहे हो b पे, तो वो डिस्टेंस भी r2 है, तो -q अपॉन 4π/0 r2²। आया क्या समझ में? तो क्यों ये यहाँ पे नेगेटिव साइन होना चाहिए इसमें, ऑप्शन सी करेक्ट है। बच्चों आया क्या? सिद्धि, साक्षी, फिजा, आइविया, रिचा, फसिया, रचिता। हाँ यस सर। सर। हाँ दो, सर। 3, हाँ सर। 4 लोग, 4 ही को समझा, 2 कौन बच गए? फसिया का एक होगी उसमें से, और एक और किसको नहीं समझा? सर मुझे समझा। समझा। नेक्स्ट, दो बचे ना। Two charged particle each having charge plus q and mass m are kept at distance d. If they are in equilibrium under the gravitational force and electric force between them, then the ratio q/m or specific charge on each of them. ये q/m ratio को ना specific charge भी बोलते हैं, याद रखना। तो दो हैं,
दोनों के बीच में, दोनों पे चार्जेस प्लस क्यू है और दोनों के बीच में दोनों का मासेस mm है। mm अट्रैक्ट करेगा ग्रेविटेशनल से, बट दोनों पॉजिटिव होने के कारण रिपल्शन होगा। बट इक्विलिब्रियम में बोल रहा है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बराबर। यानी यहां से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल्स टू gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यानी q बाय m हो जाएगा अंडर रूट ऑफ फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू g, ऑप्शन बी। फंसिया, ठीक। आ गया सबको समझ में? Yes, sir. इसका आ गया, लास्ट का आंसर बोल दो। AFMC आर्म्ड फोर्स, K का कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, पता ही है सब, याद है। या न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो 25 का आंसर सी। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। कोई डाउट किसी को?